के अंदर आपका पहला क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी में। कह रहा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन द गिवन फॉलोज। कह रहा इन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज़ है, जयंत, सोनिया एंड ओलिवर। प्रोसेस द इनकमिंग कॉपीज ऑफ अ सर्टेन फ्रॉम। जयंत प्रोसेस करता है 50%, सोनिया प्रोसेस करती है 20%, ओलिव रिमेन 30%। ठीक है, तो मैंने जयंत को जे मान लिया, ठीक है, सोनिया को एस और ओलिवर को ओ मान लिया। तो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द, जो जयंत प्रोसेस कर रहा है वो कितना 50%, तो जयंत की प्रोबेबिलिटी होगी 50%, 50/100। सोनिया की होगी 20/100 और ओलिव की होगी 30/100। अब आगे बोल रहा है कि ऑफ द फॉर्म जयंत हैज़ अ एरर 0.06, यानी जो प्रोसेस में डाल रहा है उसका एरर इतना है। तो मैंने कहा ई बी द इवेंट ऑफ एरर, तो मैंने इवेंट किसको ले लिया, एरर को ले लिया इवेंट। तो जैन जो एरर कर रहा है, तो यानी कि ई ओब्लिक जे वो 6/100, 0.06 का मतलब हो गया 6/100। सोनिया हैज़ एरर 0.04 मतलब 4/100, सो ई ओब्लिक एस एरर हो रहा है सोनिया से। एंड एरर रेट ऑफ 0.03 किससे, ओलिवर से। तो ई ओब्लिक ओ हो गया 3/100। बेस्ड द अबाउ इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने क्या निकाली है, जे एस ओ निकाल लिया और इनका वो निकाल लिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई ओब्लिक जे, ई ओब्लिक एस, ई ओब्लिक ओ। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस फ्रॉम द कमिटेड एन एरर। ठीक है ना, यानी कि सोनिया से एरर होगा तो प्रोसेस भी सोनिया करेगी और एरर सोनिया से हो रहा है, तो बेसिकली इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो हमारा आंसर होगा। तो एस कितना था हमारा 20/100 और ई ओब्लिक एस एरर सोने से कितना होता है 4/100। इन्हें मल्टीप्लाई किया 80/100, फाइनल आंसर 0.08। सेकेंड क्वेश्चन बोला है फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटी एंड एरर इन प्रोसेस द फॉर्म। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब आपसे टोटल आउटकम की बात पूछ रहा है। टोटल आउटकम का मतलब क्या होता है, आपके पास 3 वैल्यू दे रखी है, कौन सी, ये तीनों वैल्यू और ये तीनों वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना, तो यानी कि मान लो जयंती से एरर निकालना होता, ठीक है, जे ओब्लिक ई निकालना हो, तो हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे ओब्लिक ई इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओब्लिक जे, एंड डिवाइड बाई में हम टोटल आउटकम में क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओब्लिक जे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओब्लिक एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओब्लिक ओ, ये लिखते हैं हम। तो टोटल आउटकम नीचे वाली वैल्यू को हम टोटल आउटकम कहते हैं। तो बस वही हो गया ये वाला, नीचे पी जे ई ओब्लिक जे, पी एस ई ओब्लिक एस, पी ओ ओब्लिक एस, इनका सम जो होगा वो हमारा आंसर होगा 47/100। थर्ड में बोला है द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट टू द क्विक क्वालिटी चेक ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ही सेलेक्ट फ्रॉम एट अ रैंडम फ्रॉम द डेज आउटपुट ऑफ प्रोसेस फ्रॉम। इफ़ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज़ एरर, उसमें एरर आ रहा है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज़ नॉट प्रोसेस बाय जैन, जैन से नहीं होना चाहिए। तो वो प्रोसेस जो ना जैन से नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जैन से नहीं हो रहा होगा तो मैं जैन की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा और 1 में से माइनस कर दूंगा तो अपने आप आ जाएगा, जैन से नहीं हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म नोट प्रोसेस बाय जैन का मतलब हो गया, इस वाले की प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जे ओब्लिक ई। तो 1 माइनस जे ओब्लिक ई का मतलब क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओब्लिक जे अपॉन में टोटल आउटकम, टोटल आउटकम जो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है ये वाली वैल्यू। तो ये जे की वैल्यू होगी 1 माइनस जे और इनका मल्टीपल कितना होगा, जे यानी कि 50/100 मल्टीप्लाई 6/100, 5 6 300 हो जाएगा, 300/10,000। 1 में से माइनस करेंगे, नीचे कितना जाएगा, ये टोटल आउटकम कितना था 47/10,000, जो भी आ रहा है सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 17/47। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसका क्या बोला है, कह रहा है लेट ई बी द इवेंट ऑफ कमिटी एंड एरर प्रोसेस फ्रॉम द लेट E1 E2 E3, ये एरर की दे दिया, बी द इवेंट दैट जयंती सोनिया एंड ओलिवर प्रोसेस फ्रॉम द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ई आई ऑब्लिक ई, कंडीशनल ई बोल लो इसे। तो आई का मतलब क्या है, तो आई के लिए 1 से लेकर 3 तक करनी है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना होगा, पी E1 ई प्लस E2 ई प्लस E3 ई निकालना है कि नहीं है।
तो बेसिकली इन तीनों का क्या निकालना है मुझे, इंटरसेक्शन निकालना है, और पी से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो बस वैल्यू जो होगी इन तीनों की, जो वैल्यू हो जाएगी लास्ट में, इन तीनों का इंटरसेक्शन पी अपॉन में पी, वो हमारा बन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये सॉल्व कर रखा है हमने कि इसमें वैल्यू जो है लास्ट में बना जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 केस स्टडी का। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द गिवन बिलो। Team ABC want to the play the tug of war game. The team ABC have the attached the rope of the metal ring and is trying to pull the ring into the on area. अपने एरिया में रिंग घुमाए जा रहे हैं। टीम ए पुल करता है ऐसे, टीम बी पुल करता है ऐसे, टीम सी कैसे है। तो पहला क्या बोला, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टीम ए। तो भाई टीम ए का क्या था, F1, तो सिंपल है F1 का आप क्या निकाल दो मैग्नीट्यूड, कैसे निकालोगे, 6 का 36, 0 का 0, रूट 36 हो गया 6, 6 के एन आ जाएगा, ख़त्म आंसर, कुछ भी नहीं करना फर्स्ट वाले में। सेकेंड है विच टीम विल बी द विन द गेम, कौन सी टीम, विच टीम विल विन द गेम, कौन सी टीम जीतेगी। तो मैंने सेकेंड वाले में टीम के लिए मैंने करा कि अब इन तीनों का किसी दो का सम, अगर दो का सम करा मैंने, जैसे थर्ड वाले में टीम बी में टीम ए और टीम सी का सम करा, यानी कि F1 और F3 का सम करा, तो कितना आएगा, 6 माइनस 3 प्लस 3 आ जाएगा, 0 माइनस 3 माइनस 3 जी आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 9 प्लस 9 3 रूट 2। बट टीम बी का अकेला मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 32, यानी कि 4 रूट 2 आ रहा है। तो इसका अकेला मैग्नीट्यूड 4 रूट 2 है, और इन दोनों का जो सम है उसका मैग्नीट्यूड 3 रूट 2, तो टीम बी की वैल्यू बड़ी आ रही है, इसका जो मैग्नीट्यूड वो बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब टीम बी क्या करेगा, विच टीम विल विन द गेम, टीम बी विल विन द गेम। थर्ड वाले में बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्सपेक्टेड बाय द टीम। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली तीनों का सम। तो आप टीम ए, टीम बी, टीम सी तीनों का सम कर दो, तो 6 में से 4 गया 2, माइनस 3 प्लस माइनस का आई आ जाएगा, 0 प्लस 4 4, 4 में 3 गया प्लस का जी आ जाएगा, बस इसका रूट निकाल दो, रूट 2 के एन, ये आपका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट आ जाएगा, ख़त्म, ठीक है। फिर कहना है इन व्हाट डायरेक्शन ऑफ द रिंग गेटिंग पुल, किस डायरेक्शन में आपका रिंग पुल किया गया है। तो क्योंकि आपका ये वैल्यू जो आई है आई प्लस जे आई है, तो आई प्लस जे की अगर मैं बात करूँ तो आई ये हो गया, जे ये हो गया, ठीक है ना। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर इसका वैल्यू क्या हो गया, आई कोफिशिएंट 1 और इसका -1, तो 1 अपॉन -1 कितना हो जाएगा, -1, तो ये जगह माइनस का 1 का बात है 10 पाई/4 में, तो -10 पाई/4, माइनस एडजस्ट करो तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस पाई/4, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 पाई/4, बस ये निकालना था। एंगल एक्स एक्सिस पर ये और लिख लेना कि ये एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर पुल होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट y centimeter in respect to the exposure to the sunlight in governed by the following equation this, where x is the number of the days expected to the sunlight, x less than equal to 3, that does the given growth of the plant increasing the and decreasing the first 3 days, क्या करेगा, इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो बेसिकली मुझे डायरेक्टिव ही करना पड़ेगा इसके लिए हमें। व्हाट विल द हाइट प्लांट आफ्टर 2 डेज, और 2 दिन के बाद उसको प्लांट की हाइट क्या होगी वो निकालना है। तो पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मैं सबसे पहले इस वाली वैल्यू का डेरिवेटिव कर लेता हूँ, तो कितना आएगा, 4x का 4 आ जाएगा, इसका हो जाएगा आपका x, डबल डेरिवेटिव -1 का मतलब क्या होगा, नेगेटिव कहाँ होगा आपका, डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी डिक्रीजिंग का। और व्हाट विल बी द हाइट प्लांट 2 डेज में कितना होगा प्लांट, तो आपने इसी वाली वैल्यू में x की जगह आपने 2 रिप्लेस करना है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा ये, ठीक है ना, और 2 2 जा 4/2 कितना हो जाएगा 2, तो 8 - 2 6, तो ये इसकी हाइट आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बस सेकंड वाले में कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डेज एक्सपोज द सनलाइट, तो बेसिकली डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट ये सब निकालना था। अब क्योंकि एक्स की वैल्यू लेस देन 3 है तो हमारी वैल्यू आ रही है 4, तो ये लाइक करेगा ही नहीं, तो यहीं छोड़ देंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, कह रहा अ डिपार्टमेंट स्टोर सेंड अ बिल टू चार्ज इट्स कस्टमर वंस अ मंथ
पास्ट एक्सपीरियंस सो दैट 70% ऑफ इस कस्टमर पे देयर फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम, यानी 70% बंदे जो हैं वो टाइम पे बिल पे करते हैं। द स्टोर ऑल्सो फाउंड दैट द कस्टमर हु पे द बिल इन टाइम हैज़ द प्रोबेबिलिटी 0.8। ठीक है ना। फिर आगे बोला इट्स कस्टमर पे देयर फर्स्ट मंथ बिल ऑन टाइम, बिल इन टाइम। द स्टोर ऑल्सो फाउंड दैट द कस्टमर हु पे द बिल इन टाइम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी, यानी वो टाइम पे ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। इन पेइंग द नेक्स्ट मंथ एंड द कस्टमर हु डज नॉट पे द हैज़ द प्रोबेबिलिटी 0.04। तो पेइंग द टाइम और द नेक्स्ट मंथ, तो इवन हमारा जो है क्या बोला, तो ये इवन दे, अभी पढ़ते हैं इवन के बारे में। कह रहा ऑफ प्लेइंग द नेक्स्ट मंथ एंड द कस्टमर हु डज नॉट पे द टाइम एट द प्रोबेबिलिटी 0.4 द पेइंग इन द टाइम ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो बेस अबाउट इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग इक्वेशन। कह रहा है इवन E2 रिस्पेक्टली डिनोटेड द इवन कस्टमर पेइंग ऑन द नॉट पेइंग द फर्स्ट मंथ बिल। मतलब इवन जो है पहले मंथ में पे करते हैं, E2 जो है पहले मंथ में नहीं करते हैं पे। तो ये क्या थी, दिया हुआ था ना इन्होंने, कस्टमर 1 मंथ पास्ट एक्सपीरियंस 70% द कस्टमर पे द फर्स्ट मंथ बिल ऑन टाइम इन टाइम। तो यानी कि P1 70/100 हो गया। E2 जो होगा अब नहीं करेंगे तो इसमें 1 में से माइनस कर दो, तो 1 माइनस 7/10 कितना देगा, 3/10। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, E2 की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये रही E2 की वैल्यू 3/10 और E1 की वैल्यू ये आ गई। तो फाइंड करना था, ये हमने निकाल लिया। सेकंड बोला लेट ए द डिनोट द इवेंट कस्टमर पेइंग सेकंड मंथ बिल इन अ टाइम देन PAE और PAE2 निकालो। यानी ए का था कि वो फर्स्ट मंथ को टाइम पे भरते हैं और सेकंड मंथ पे टाइम पे भरते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ए ओब्लिक की कितना दिया हुआ है, ए ओब्लिक की कितना दिया हुआ है आपको 0.8%। पढ़ के देखो। द स्टोर ऑल्सो फाउंड दैट द कस्टमर हु पे द बिल इन टाइम हैज़ द प्रोबेबिलिटी, मतलब वो अपना बिल टाइम पे भर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। और जो नेक्स्ट मंथ ऑफ अ प्लेइंग इन द नेक्स्ट मंथ एंड द कस्टमर हु डज नॉट पे इन द टाइम हैज़ प्रोबेबिलिटी इतनी 0.4। तो ये हो गया A/E/2 जो, यानी कि E2 क्या था हमारा, जो सेकंड मंथ भर रहे थे, इसका मतलब टाइम पे नहीं भर, सेकंड मंथ का मतलब ही हो गया वो टाइम पे नहीं भर रहे। तो A/E2 का वो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 4/10 हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली 4 वैल्यूज़ आ गई है। ठीक है ना, क्या PE1 आ गई है, PE2 आ गई है, फिर PA/E1 आ गया है, PA/E2 आ गया है। तो ये दोनों तो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। थर्ड क्वेश्चन बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कस्टमर पेइंग द सेकंड मंथ बिल इन टाइम। तो यानी कि हमें AE2 चाहिए। ठीक है ना, यानी तो सॉरी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कस्टमर पेइंग द सेकंड मंथ बिल ऑन टाइम, तो इसका अंदर टोटल आउटकम चाहिए हमें। तो टोटल आउटकम का फॉर्मूला ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, PE1 A/E1 E2 A/E2। ठीक है ना, तो सब दे रखा था, मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर 0.68 आ जाएगा। थर्ड में कह रहा है, थर्ड का और पार्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कस्टमर प्लेइंग फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम इफ इट इज़ फाउंड दैट द कस्टमर हैज़ पे द सेकंड मंथ बिल इन टाइम। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी करनी है किसका, कस्टमर पेइंग द फर्स्ट मंथ बिल। ठीक है ना, फर्स्ट मंथ बिल, तो इसका मतलब फाइंड करनी है। तो फाइंड का मतलब वो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा E1, और हमें क्या है, ये गिवन दैट है ना, गिवन दैट क्या, सेकंड मंथ, यानी कि ए दिया हुआ है हमें, तो E/A निकालना है। तो इसे सॉल्व कर देना, फॉर्मूला नीचे तो यही आता है ना आपका, जैसे E1 A/E1 का मतलब नीचे आएगा E और A/E1 प्लस में E2 और A/E2, ये टोटल का आउटकम हो गया। तो ये तो हमने निकाल ही लिया, इसलिए इसकी पूरी जगह डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, 68/100। सॉल्व कर दिया, आपका आ गया 40/70। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड द आंसर द क्वेश्चन। कह रहा है अ कोच इज ट्रेनिंग 3 प्लेयर, 3 प्लेयर को कोच ट्रेन कर रहा है। ही ऑब्जर्व दैट अ प्लेयर ए कैन हिट द टारगेट 4 टाइम आउट ऑफ 5। यानी कि जो ए टारगेट हिट करता है 4/5 में करता है, तो ए कितने बार में नहीं कर पाएगा, 1/5, 1 में से माइनस कर दो। प्लेयर बी कैन 3 आउट ऑफ 4, यानी बी कितने में करता है 3/4, यानी 4 बार में से 3 बार हिट कर देता है, तो कितने बार नहीं करनी पड़ेगी, 1/4 आ जाएगी। एंड सी प्लेयर कैन 2 आउट ऑफ 3, तो सी का कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। सर मैं नहीं है, तो 4/5 बी और ये आ गया, और इसका नोट 1 में से माइनस कर दिया। लेट ए टारगेट हिट बाई A, B, C, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ A, B, C ऑल विल हिट द टारगेट।
आपको निकालना है ए बी सी हिट द टारगेट। तो हम क्या करते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे, नोट हिट द टारगेट बाय ए बी सी, नोट हिट द टारगेट बाय एनी वन, ए बी सी से, है ना, किसी से भी नहीं हिट हो रहा। तो 1 में से क्या माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस करेंगे, ना ए से हो पा रहा है, ना बी से हो पा रहा है, ना सी से हो पा रहा है। तो 1 माइनस ए से नहीं हो पा रहेगा 1/5, बी से नहीं हो पाएगा 1/4, सी से 1/3। बस सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया 15/60। फिर आपसे बोला है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बी सी विल हिट एंड ए इज विल लॉस। बी सी हिट करेंगे, ए लॉस करेगा। इसका मतलब ए नहीं कर पाएगा, बी और सी कर देंगे। तो यानी कि ए नहीं कर पाएगा, बी और सी कर देंगे, ये निकालना है। तो ए नहीं कर पाने की प्रोबेबिलिटी आती है 1/5, ठीक है। बी कितना करना था हमारा 3/4, है ना। और सी कितना करना था हमारा 2/3। तो सॉल्व करो, सी से 3 का 2 दूनी 4, तो 1/10, 5 × 2, तो आपको 1/10 आ जाएगा। फिर आपके थर्ड वाले में क्या कहता था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी 2 ए बी सी विल हिट। कोई दो कोई कर पाएगा। इसका मतलब अगर ए बी करेगा तो सी नहीं करेगा, बी सी करेगा तो ए नहीं करेगा, ए सी करेगा तो बी नहीं करेगा। इसका मतलब तीनों में एक बार ए नहीं करेगा, एक बार बी नहीं करेगा, एक बार सी, बाकी दोनों कर देगा। और इन सब की वैल्यू हमें मालूम थी, ये रहा ए कर देगा, बी कर देगा, सी कर देगा, ए नहीं करेगा, बी नहीं करेगा, सी नहीं करेगा, उसे यहाँ रिप्लेस कर देनी है, दैट्स ऑल, ठीक है। इसमें रिप्लेस कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। कोई भी हिट नहीं कर पाएगा, यानी ना ए ना बी ना सी, तीनों पता ही है। सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर टेकन द रेलवे म्यूजियम टू द लर्न अबाउट द रेलवे, ठीक है, रेलवे की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। फिर इसमें बोला एन एग्जिट द म्यूजियम डिपिक्टेड मैनी रेल लाइन्स ऑफ द ट्रैक नियर द रेलवे स्टेशन, लेट एल बी द सेट ऑफ द। अब यहाँ से हमारी काम की बात शुरू है कि एल बी द सेट ऑफ द ऑल रेल लाइन ऑन द रेलवे ट्रैक आर इन द रिलेशन एल डिफाइंड बाय। ये भी मेन लाइन ही, मेन लाइन ये है, रिलेशन हमारा ये है ना, ये है मेरी लाइन, मेन लाइन कि L1 L2 क्या है, L1 जो है पैरेलल है, L2 के पैरेलल है। तो ऑन द अबाउ इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें बस यही है काम की इन्फॉर्मेशन, और कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो पहला उसने बोला है फाइंड द वेदर द रिफ्लेक्स इज सिमेट्रिक और नॉट। सिमेट्रिक कब होता है, जब L1 L2 अगर बिलोंग करा तो L2 L1 भी करना चाहिए। अगर L1 और L2 बिलोंग करा रिलेशन से, तो इसका मतलब L2 और L1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन, तब सिमेट्रिक होता है। तो L1 L2 हमने लेट करा, इफ़ नहीं, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट L1 L2 बिलोंग कर रहा है आर से। अगर ये L1 L2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब L1 पैरेलल है L2 के, क्योंकि ये तो हमें गिवन था। अब मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ कि L2 इज़ पैरेलल टू L1, और L2 इज़ पैरेलल टू L1 का मतलब क्या हुआ, L2 जो हो गया वो L1 के बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब क्या बन गया, इट इज़ सिमेट्रिक। फिर सेकेंड बोला फाइंड दी वेदर द रिलेशन आर ट्रांजिटिव और नोट। ट्रांजिटिव और नोट का मतलब क्या होता है कि जब L1 L2 और L2 L3 अगर बिलोंग करेंगे रिलेशन से, तो L1 और L3 भी बिलोंग करना चाहिए। तो L1 L2 बिलोंग कर रहा है तो L1 L2 के पैरेलल है, और L3 बिलोंग कर रहा है तो L2 L3 के पैरेलल है। तो भाई तीन लाइन है, ये L है, L2 है और ये L3 है। अब L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के, इसका मतलब L3 और L1 क्या होंगे, ये भी पैरेलल होंगे। तो L1 L3 भी बिलोंग कर जाएंगे, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है if one of the rail lines on the railway track is represented by the equation this, find the set of the lines in R related to it। तो भाई रिलेट कैसे करोगे, लाइन पैरेलल पता चलता है, कैसे बदलता है, लाइन जब पता चलता है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब पहले दो जो चीज़ें क्या होंगी, बराबर होगी, है कि नहीं है। तो 3x और y तो बराबर ही होंगे, बस ये c जो होगा वो डिफरेंस होगा। तो c बिलोंग करेगा किससे, r से, कुछ भी रिप्लेस कर दो, y इक्वल टू में 3x माइनस 3 5 7 1 2 9, बस दो को छोड़ दो, क्योंकि दो कर देंगे तो सेम ही हो जाएगा, पॉजिटिव दो, ठीक है। तो ये आ गया। फिर आगे बोला लेट ऐसे भी द रिलेशन L1 L2 के परपेंडिकुलर। इस बार क्या बोला कि L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है। तो बताना है चेक वेदर द सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो वही सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का आपको पता ही है। सिमेट्रिक का क्या करें कि L1 L2 परपेंडिकुलर है, तो लेट करा मैंने L1 L2 बिलोंग कर रहा है R से। तो L1 परपेंडिकुलर L2, तो मैं इसको उल्टा भी ले सकता हूँ कि L2 परपेंडिकुलर L1, तो इसका मतलब L2 L1 बिलोंग कर गया, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक।
तीसरा है आपको ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, तो L1 L2 L2 L3 बिलोंग करके R से हमने ये लेट कर लिया। तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर बिलोंग्स कर रहा है, तो ठीक है ना। अब सोच के देखो कि L1 जो था वो इसके परपेंडिकुलर है L2 के, और L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों कैसे हो गए परपेंडिकुलर? ये तो पैरेलल होंगे या तो कोइंसिडेंट होंगे, तो यानी कि इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि आपको बोला है चार्ट पेपर में दे रखा है स्कूल में, रिप्रेजेंट द पॉइंट देखें ए बी सी डिस्प्लेइंग ए फॉलोज द रूल्स, बी रिप्रेजेंट योर एल्डर एंड सी बी द गुड वुमेन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 पॉइंट दिस रिप्रेजेंटिव रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। कह रहा है इफ़ ए बी एंड सी वैक्टर इज़ द पोजिशन वैक्टर, देन व्हाट पॉइंट ए बी सी रिप्रेजेंट, देन इन सबका प्लस का मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर ये पोजिशन वैक्टर ए बी सी, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी 1 4 2 का मतलब हो गया आई प्लस 4 जे प्लस 2 के, 3 3 का मतलब हो गया 3 आई माइनस 3 जे माइनस 2 के, माइनस 2 2 4 का हो गया माइनस 2 आई प्लस 2 जे प्लस 3 6 के। तो ये मेरे ए बी सी आ गया। अब इन तीनों को मुझे क्या करना था यहाँ पे सम, तो ए प्लस बी प्लस सी निकाल दो। आई 3 आई और माइनस 2 आई प्लस का 2 आई आ जाएगा, 4 माइनस इन प्लस का और प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 जे हो जाएगा। फिर 2 में से 2 कट जाएंगे, प्लस का 6 आ जाएगा। इनका और मैग्नीट्यूड निकाल दो, 2 दूनी 4 3 3 9 6 6 36 49√7। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले का। कह रहा है इफ़ ए ये दिया हुआ है देन द फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दिस ए वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ सेम वेक्टर डिवाइडेड इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर तो यही रहेगा आपका 4 आई 6 जे और 12 के। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 16 36 और ये 144, तो आ गया आपका 196। तो 196 का रूट था 14, तो पूरा वेक्टर जो गिवन था वो वेक्टर डिवाइड बाई √14, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या बोला है, फाइंड द एरिया। तो एरिया का भाई फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले ए बी निकालो। ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी बी माइनस ए वैक्टर, है ना, पोजिशन वेक्टर था ना ये। तो बी में से ए माइनस करो, तो 3 में से 1 गया 2 आई, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 जे, माइनस 2 माइनस 4 के। बी सी निकालो, बी सी का मतलब क्या होगा, सॉरी ए बी और बी सी है, बी सी है ना, ए बी और बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी निकालना होगा तो बी सी कैसे निकालोगे, ओ सी माइनस ओ बी। मैंने गलती से यहाँ पे ए सी निकाल रखा है, तो बी सी निकाल देते हैं हम इससे। ठीक है। बी सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सी माइनस में बी, तो सी में से बी माइनस करो, -2 -3 माइनस का 5 आ जाएगा, -2 + 3 प्लस का 5 जे आ जाएगा, +6 + 2 प्लस का 8 के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये ए बी आ गया बी सी आ गया, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और 1/2 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है अ स्टोर हैज़ बीन सेलिंग कैलकुलेटर 350 रुपये का एक कैलकुलेटर 350 का बेच रहा है। अ मार्केट सर्वे आइडेंटिकेट दैट द रिडक्शन इन द प्राइस, अगर हम प्राइस में रिडक्शन करते हैं, प्राइस को कम करते हैं, ऑफ कैलकुलेटर इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो हमारे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बढ़ जाते हैं। द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड द गिवन बाई डिमांड बाई पी की वैल्यू दे रखी है हमें। ठीक है। कह रहा बेस द अबाउ इन्फॉर्मेशन द फॉलोइंग द क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ द यूनिट एक्स दैट शुड बी द सोल्ड द मैक्सिमाइज रिवेन्यू। तो रिवेन्यू कैसे निकलता है, तो रिवेन्यू का फॉर्मूला था एक्स इंटू पी एक्स, ये उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, तो बस आपने क्या करना है, एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्स तो एक्स रहेगा, पी एक्स की वैल्यू हमें गिवन थी, पी एक्स मतलब पी प्राइस 450 - 1/2 एक्स, मल्टीप्लाई करा 450 एक्स माइनस x/2। अब क्योंकि उसे मुझे मैक्सिमाइज़ करना है तो मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा और डबल डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करा तो कितना आएगा 450, इसका हो जाएगा x, 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू की 450, तो ये मेरा आ गया सी पी बोले तो क्रिटिकल पॉइंट। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपका केस स्टडी में ही कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू क्या है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, सी पी।
तो सी पी मेरा कितना है 450। अब मैं डबल डेरिवेटिव को लेता हूँ, तो 450 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है ना। तो माइनस का 1 आ गया तो नेगेटिव, तो मैक्सिमम आ गया, तो ये हमारा मैक्सिमम करना है, ठीक है ना। तो अब 450 को हम क्या करेंगे प्राइस वाले वैल्यू में इसमें रिप्लेस भी करके देखेंगे। तो 450 माइनस 1/2 एक्स की वैल्यू डाल दी हमने 450, तो यानी कि 225 का हमारा बिकेगा जब हम उसकी प्राइस को कम करेंगे तो, ठीक है ना। 225 का प्राइस का बिकेगा। फिर कह रहा है व्हाट इज द रिबेट इन द प्राइस कैलकुलेटर शुड बी द स्टोर गिवन द मैक्सिमाइज्ड रिवेन्यू, ठीक है ना। तो कितना रिवेन्यू प्रॉफिट हमें होगा, तो 350 का पहले बेच रहे थे हम, ये दे रखा था, और जब नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा बढ़ी तो हम कितने का बेच रहे हैं 225 का, तो इन दोनों का माइनस करें तो इतना हमारे रिवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट सॉरी रोहित जसप्रीत एंड आलिया प्रिपेयर द फॉर द इंटरव्यू फॉर द 3 वैकेंसी इन द सेम पोस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रोहित सिलेक्शन 1/5, जसप्रीत का 1/3, आलिया सिलेक्शन 1/4। तो सिंपल है, रोहित का आर ले लिया 1/5, जसप्रीत का 1/3 जे ले लिया और आलिया का ए ले लिया 1/4, ये आ गया। बेस द अबाउट इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द लीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्ट, कोई एक सिलेक्ट होगा, वन ऑफ देम इज सिलेक्ट, है ना। तो मैंने क्या करता हूँ 1 में से माइनस करते नन ऑफ देम सिलेक्ट, कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो 1 में से ना रोहित सेलेक्ट हो रहा है, ना जयंती, ना आलिया। जब ये माइनस कर देंगे तो अपने आप हो जाएगा, कोई ना कोई एक सिलेक्ट हो जाएगा। उतना बड़ा क्यों जाए कि पहले एक कल सेलेक्ट करें फिर 2 फिर तीनों को। तो हम डायरेक्टली 1 में से माइनस क्या कर देंगे नन ऑफ देम विल सेलेक्ट। तो आर 1/5 है तो आर नोट कितना होगा 1 में से माइनस कर दो 4/5 आ जाएगा। जे नोट क्या होगा 1 में से माइनस करो 2/3 आ जाएगा। ए नोट आलिया का नोट 3/4 आ जाएगा। सॉल्व कर दो, ये कट जाएगा, इससे 4 से 4 कट जाएगा, 2/5 माइनस 1 तो 3/5 आंसर आ जाएगा। सेकंड में बोला है कि फाइंड जी ऑब्लिक एच। जी क्या है, जी इज द इवेंट ऑफ जसप्रीत सेलेक्शन एंड एच डज नॉट डिनोट द इवेंट द रोहित इज नॉट सेलेक्ट, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसमें कि जी जो है वो क्या है, जी इज़ द इवेंट ऑफ जसप्रीत सेलेक्ट, यानी कि हमें बेसिकली जसप्रीत सेलेक्ट को निकालना है। और एंड एच नोट डी नोट द इवेंट रोहित इज़ नॉट सेलेक्ट, रोहित जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे जयंत में और रोहित का नोट सिलेक्शन का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी नोट नहीं निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ए में से माइनस कर दूंगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला होता है। तो वैसे ही मैं जी में से माइनस कर दूंगा जी और एच का इंटरसेक्शन। तो जी था जयंत की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी थी हमें 1/3, तो ये आ गया 1/3। और जी और अपॉन इंटरसेक्शन एच का मतलब है जी और एच, है कि नहीं है। तो जी जयंत का कितना था 1/3 और एच क्या था रोहित का 1/5, तो 1/3 और 1/5, ठीक है ना। जी किसको डिनोट करा है जयंत को, और एच किसको दिया था रोहित। तो इन दो इंटरसेक्शन मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो जयंत की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/3 और रोहित की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/5, तो ये मल्टीप्लाई कर रखा है। और जी मतलब जयंत, तो 1/3 हो गया, ठीक है ना। और डिवाइड बाई में क्या आएगा रोहित का नोट, तो रोहित का नोट कितना होगा 4/5, 1/5 तो था ही। तो सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में क्या बोला इन्होंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्जैक्टली वन ऑफ देम सेलेक्ट। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सेलेक्ट का मतलब क्या हो गया हमारा, एक रोहित सेलेक्ट हो तो दोनों नहीं होंगे, जयंत सेलेक्ट हुए तो दोनों नहीं होंगे, अगर आलिया सेलेक्ट हुई तो दोनों नहीं होंगे। तो सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले में बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम इज सेलेक्ट। एग्जैक्टली 2 ऑफ देम ऑफ सेलेक्ट का मतलब है 2 सेलेक्ट होंगे तो एक नहीं होगा, आर जे सेलेक्ट होगा तो ए नहीं होगा, ए जे सेलेक्ट होगा तो आर नहीं होगा, ए आर सेलेक्ट होगा तो जे नहीं होगा, ठीक है। इसे सॉल्व करना, वैल्यू दे रखी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। A differential equation of the form dy by dx is f(x, y) said to be the homogeneous equation। तो ये हमारी होमोजेनियस का फंक्शन होता है जिसमें हम x को लैम्डा x रिप्लेस करके y को लैम्डा y रिप्लेस करके शो करते हैं। तो होमोजेनियस फंक्शन इस डिग्री 0 और इसकी डिग्री 0 ही आती है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन f(x, y) होमोजेनियस फंक्शन इस डिग्री, देखो ये रखा ना x, ये x को रखा है हमने और ये y को रखा है हमने। तो अगर हमारा ये आपका n f(x, y) आ जाता है विद डिग्री 0 तो वो होमोजेनियस इक्वेशन कहलाती है, ठीक है ना। तो ये फालतू की बात, ये सब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है ना। अब बोला है मेक द सब्स्टिट्यूशन y इक्वल टू वी एक्स। तो ये जब हम रखेंगे, जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर बना देते हैं हम आगे होमो प्रूफ करने के बाद, तो हम ये वी एक्स ही रखते हैं
या तो y इक्वल टू वी एक्स रखते हैं, तो x इक्वल टू में वी वाई रिप्लेस करते हैं। तो इसका मतलब ये हिंट दे रहा है एक तरह से कि y इक्वल टू वी एक्स यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बनाना पड़ेगा। बेस्ड द अबाउट इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग द क्वेश्चन, तो इसमें से कोई भी एक काम की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फालतू की बात थी। सीधा हमने इस क्वेश्चन को उठाया ये वाली वैल्यू और हमने इसको बता दिया ये होमोजीनियस है, डिफरेंशिएशन टाइप यानी कि किस टाइप का है, ये होमो का टाइप है। कैसे पता लगाया? पहले मैंने डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू निकाली, ये वैल्यू दे जाके आ जाएगी माइनस की, तो डी वाई इस माइनस को ओपन कर दिया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स नीचे आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू ये आ गई, ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी। अब हमने लैम्डा वाई और लैम्डा एक्स रख दिया, एक्स जगह लैम्डा एक्स, वाई का लैम्डा वाई, ऐसी एक्स का जगह लैम्डा एक्स, वाई जगह लैम्डा वाई, और सॉल्व करते चले गए। लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई आ गया, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, है ना। तो यहाँ पे लैम्डा की पावर क्या हो जाएगी, पावर बेस इन द पावर माइनस हो जाएगी, काट नहीं सकते ना जी, वैल्यू दिखानी है हमें, तो लैम्डा की पावर 0 और वापस से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 2x वाई, तो ये क्या था, वापस फंक्शन नहीं बन गया, यानी लैम्डा की पावर 0 और एफ एक्स वाई बन गया। तो इसका मतलब दिस इज़ होमोजीनियस इक्वेशन विद डिग्री 0, क्योंकि 0 आई है। बस उसके बाद हम y को वी एक्स, फिर हम y को वी एक्स रख देंगे, y को वी एक्स रख दो इक्वेशन में, इसी वाली वैल्यू में, वी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वी एक्स, ये रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे डी वाई की वैल्यू डाल देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसका डायरेक्ट करेंगे ना, v का डी वाई बाई डी एक्स, वी एज इट इज़ एक्स का 1, एक्स एज इट इज़ v का डी वी बाई डी एक्स, और ये हो गया वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, वाई की जगह वी एक्स रखा तो माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 2x इंटू वी एक्स, सॉल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 1 अपन में 2v, ये भी इधर क्या हो जाएगा माइनस का, एलसीएम लिया 2v, वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर। अब मैं माइनस अगर कॉमन लूँ तो 1 प्लस में वी स्क्वायर हो जाएगा, इस वाली वैल्यू को नीचे ले आओ तो 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा, इस 2v को उधर ले जाओ, डी एक्स ऊपर जाएगा, एक्स नीचे आएगा, तो डी एक्स बाई एक्स माइनस जो कॉमन लेता है वो यहाँ आ जाएगा, इसको टी पुट करो तो 2v डी वी डी टी हो गया, तो डी टी बाई टी, डी टी एक्स बाई डी एक्स, तो ये लॉग टी लॉग एक्स और ये लॉग सी, लॉग सी जब सब कुछ लॉग डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर सब लॉग में है तो कॉन्स्टेंट भी लॉग में लिखना ज़रूरी है। ये जाके प्लस का हो जाएगा लॉग दिस प्लस लॉग एक्स, लॉग पी के रिप्लेस कर दिया, लॉग से लॉग कट गया, इसकी वैल्यू सी के बराबर आ गई, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो बस इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना ही था। इसमें जो सेम जो सबसे बड़ी बात थी ना सीखने वाली, जो आपके पेपर में आएगी भी, अगर प्रोबेबिलिटी का आता है तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको ये चीज़ आनी ज़रूरी है, टोटल आउटकम की बात कर रहा था मैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। ये पढ़ना आना चाहिए, सिर्फ ये पूछ लेता और कुछ नहीं पूछ लेता। एक शायद फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही वाली चीज़ पूछी थी इन्होंने, फाइंड दी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी एरर प्रोसेसिंग बाई प्रोसेसिंग द फॉर्म, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको टोटल आउटकम पूछा था, जयंती से लेकर सोनिया और ओलिव से, तो ये पूछा था आपसे, तो ये आपको पता होना चाहिए टोटल आउटकम क्या होता है, ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट। आपको पेपर करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि पेपर कैसे करना है, एक बार मैं आपको हिंट देता हूँ कि पेपर आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। जब आपको 10:15 पेपर में रीडिंग टाइम होगा आपका, ठीक है ना, रीडिंग टाइम, ठीक है ना, रीडिंग टाइम जो होगा आपका 10:15 में, तो सिर्फ आपको रीड करना है, रीड ओनली केस स्टडी। अगर आप केस स्टडी को पढ़ लेते हो और आप समझ लेते हो 10:15 से लेकर 10:30 तक, अगर आपने केस स्टडी को समझ लिया, पढ़ लिया, ठीक है ना, और आपके ये तीनों क्वेश्चन 38, 37 और 36 और आपको समझ में आ गए, ठीक है ना, करना नहीं है, बस समझ में आ गए, और अगर टाइम बचता है तो इसके अंदर किस में, इसी बीच में 10:15 से लेकर 10:30 तक, इस बीच में टाइम बचता है, तो आप सेक्शन ए खोल लो MCQ, उसको रीड करने लग जाओ रीडिंग टाइम में, सिर्फ जितना हो सकता है, ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं। अब आते हैं हमारे सॉल्व करने के बारे में। तो जब हम सॉल्व करेंगे 10:30 पर जब मेरा पेपर स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ऊपर वाले का नाम कर लेकर स्टार्ट करो सेक्शन ई सीधा, क्योंकि आपने सेक्शन ई को आपने समझ लिया अच्छे से, केस स्टडी को कैसे करना है। सेक्शन ई का आपने 38 क्वेश्चन करना है पूरा, 37 क्वेश्चन करना है पूरा, 36 क्वेश्चन पूरा करना है।
ये तीनों आगे पीछे, पहले 36 कर लेना, फिर 7, फिर 8, सेक्शन ही कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप सीधा करोगे सेक्शन डी करो, बेस्ट रहेगा। क्यों बेस्ट रहेगा बताऊंगा आपको। डी में आपको क्वेश्चन को देखना है और आपका समझ में आ जाएगा, यानी कि 35, 34, 33 और 32, ये 4 क्वेश्चन होते हैं। आपको बस देखना है। डी सेक्शन ऐसा होता है, अगर आपको पेपर आता है तो ये क्वेश्चन आपको देखते ही हो भी जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर ज़्यादा चांस है मतलब आने का। एक तो इमेज वाला क्वेश्चन वो आ सकता है, एलपीपी का आ सकता है आपका क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग का, या फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है किसका, इन्वर्स निकालने का कंसेप्ट जो होता है वो आ सकता है, और एक आ सकता है एरिया बाउंड द रीजन। तो ये 4 क्वेश्चन में से 3 या 2 तो कन्फर्म आएंगे ही। तो अब सोचो, मैंने सेक्शन ई और डी बोला, करे कितने क्वेश्चन आपने, 3 क्वेश्चन यहाँ कर डाले और 4 क्वेश्चन यहाँ कर डाले, 7 क्वेश्चन करे। लेकिन आपने क्या कमाया, 4 तिया 12 नंबर ये और 4 पंजे 20 नंबर ये, यानी कि आपने 32 का अटैम्प्ट कर चुके हो पेपर, सिर्फ 7 क्वेश्चन में। फिर इसके बाद हम सेक्शन ई हो गया हमारा, सेक्शन ई हो गया और डी हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा सेक्शन ए। सेक्शन ए में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू। एमसीक्यू के क्वेश्चन कैसे करेंगे वो बताता हूँ। ये होंगे 20 नंबर, तो हो जाएंगे हमारे 52 नंबर का अटैम्प्ट। अब सेक्शन एमसीक्यू कैसे करना है, आपने सेक्शन ए नहीं लिखना है, सीधा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके, जो रीडिंग टाइम में भी आपने देखा ही होगा कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करते करते 20 कर लिया। फिर एक आपका जो साफ पेज होगा, ठीक है ना, जो आपका एक साफ पेज होगा, उस पेज पे आपको लिखना है ऐसे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 करते करते क्वेश्चन नंबर 10, और फिर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और करते करते क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। और सबसे टॉप पे लिख देना सेक्शन ए, ऐसे करके। अब इसमें मान लो एक आंसर कितना है, बी आ रहा था और इसकी वैल्यू थी 2135, ठीक है ना। 2 का आंसर आया था, डी ऑप्शन था जिसका आंसर 3 था। 10 का आंसर कितना था, आर वेक्टर इक्वल टू में ए प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको पॉइंट सेक्शन की वैल्यू भी लिखनी है, ए बी सी डी में क्या वैल्यू आ रही है, और साथ में जो उसका आंसर है वो लिखना है। तो ये होता है आपका राइट प्रेजेंटेशन, टीचर खुश हो जाता है। अब आपने 3 सेक्शन अटैम्प्ट कर लिए, इन तीनों के अंदर आपका जो टाइम गया होगा मेरे ख्याल से 1.30 से लेकर 2 आवर तक चला गया होगा, ठीक है। इस बीच में 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे में हो जाएगा आराम से। 1.5 से 2 घंटे में अगर आप सेक्शन ई कर लेते हो, सेक्शन डी कर लेते हो और ए कर लेते हो, तो आप क्वेश्चन देखो कितने हो गए। 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, 20 यहाँ हो गए, यानी कितने क्वेश्चन हो गए, 27 क्वेश्चन। आते हैं 38, 27 माइनस कर दो, यानी कि सिर्फ 11 क्वेश्चन करने हैं अटैम्प्ट, किसके अंदर, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और टाइम है अपने पास 1 आवर, आराम से पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, और जिस बच्चों ने थोड़ी कम पढ़ाई करी है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।